हाल की एक समाचार रिपोर्ट में बताया गया कि झारखंड के प्रवासी मजदूर तमिलनाडु से अपने घर लौट रहे हैं। उन्होंने कार्यस्थल पर बेहद भयावह अनुभवों का हवाला दिया। दूसरी रिपोर्टों में भी अलग अलग क्षेत्रों के कामगारों के बीच, खासकर देश के उत्तरी हिस्सों में असंतोष के उदाहरण सामने आए हैं। क्या भारत में श्रमिक असंतोष एक बार फिर व्यापक रूप में सिर उठा रहा है? और ये सारी घटनाएं आखिर किस ओर इशारा करती हैं? द हिंदू के कार्यक्रम बिजनेस मैटर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भरत। हाल ही में यूपी के नोएडा में फैक्ट्री कर्मचारियों का एक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। ये कर्मचारी ऑटोमोटिव, ऑटो कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल जैसे अलग अलग क्षेत्रों की फैक्ट्रियों से थे। इसी शहर में महिला गिग वर्कर्स का भी एक विरोध प्रदर्शन हुआ, जिन्होंने बुनियादी सुविधाओं और संसाधनों की कमी का मुद्दा उठाया। जैसा कि हमने शुरू में ही देखा, तमिलनाडु के टेक्सटाइल सेक्टर में काम करने वाले झारखंड के मजदूरों की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके एम्प्लॉयर ने उन्हें परेशान किया। उस मामले में मीडिया ने नियोक्ता से भी बात की, जिनका कहना था कि ये मजदूर नियमों का पालन नहीं कर रहे थे और उन्होंने उपकरणों को नुकसान पहुंचाया था। इनमें से हर मामले में असंतोष की एक विशिष्ट वजह थी। ये मजदूरी हो सकती है, बुनियादी सुविधाओं की कमी हो सकती है, या एम्प्लॉयर और कर्मचारी के बीच तालमेल न बैठ पाना हो सकता है। भारत के लगभग 90% श्रमिक असंगठित क्षेत्र में हैं। कई लोग संगठित क्षेत्र में हो सकते हैं, लेकिन वे वास्तव में पेरोल के बजाय कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी हैं। इसका मतलब है कि उन्हें न्यूनतम मजदूरी तो मिल सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि ग्रेच्युटी, भविष्य निधि, पीएफ, बीमारी की छुट्टी जैसे अन्य सभी लाभ भी मिले। मजदूरी लगभग हमेशा श्रमिकों के असंतोष के केंद्र में होती है। यूपी के नोएडा में फैक्ट्री कर्मचारियों के विरोध की तुलना हरियाणा के विरोध से की गई थी, जिसने हाल ही में अपनी न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई थी। अब मजदूरी चूंकि राज्य का मसला होता है, इसलिए अलग अलग राज्यों में उनके अधिकार क्षेत्र के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी की दरें अलग अलग होती हैं। इस तुलना ने विरोध प्रदर्शन और अधिक मजदूरी की मांग को जन्म दिया। कहने के लिए तो ये भी कह सकते हैं कि नोएडा और गुरुग्राम बस पत्थर फेंकने की दूरी पर है। अगर मैं ही वहां एक मजदूर के रूप में काम कर रहा होता और अपने दोस्तों को उसी शहर में समान काम के लिए बहुत अधिक मजदूरी पाते देखता, तो निश्चित रूप से मैं भी ये सवाल उठाता कि ऐसा अंतर क्यों है। अशोक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और श्रम अर्थशास्त्री डॉक्टर अश्विनी देशपांडे के अनुसार 2021 से 2026 के बीच अगर आप वास्तविक मजदूरी यानी महंगाई के हिसाब से समायोजित मजदूरी को देखें, तो वे या तो स्थिर रही हैं या उनमें थोड़ी गिरावट आई है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस क्षेत्र या किस राज्य की बात कर रहे हैं। इसलिए वास्तविक मजदूरी के मामले में कमाई पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए चिंता का विषय है, विशेष रूप से हमारे उन बहुसंख्यक श्रमिकों के लिए जो असंगठित क्षेत्र में हैं। वे या तो सीधे तौर पर असंगठित क्षेत्र में हैं या संगठित क्षेत्र में अनौपचारिक अनुबंध कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं, और इसमें गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी शामिल हैं। भारत में श्रम मुद्दों को नियंत्रित करने वाले कानून मौजूद हैं। हमारे पास पहले 29 श्रम कानून थे, जिन्हें हाल ही में 4 विशिष्ट श्रम संहिताओं में समाहित कर दिया गया है। लेकिन नियोक्ताओं के लिए अनुपालन आसान बनाने के चक्कर में उन नियोक्ताओं के लिए बहुत कम गुंजाइश बची है, जिन्हें प्रोफेसर देशपांडे माइक्रो और नैनो नियोक्ता कहती हैं। ये वे लोग हैं जो बहुत कम लोगों को रोजगार देते हैं, जैसे 1, 2 या 3 मजदूर, जिन्हें आप एक हाथ की उंगलियों पर गिन सकते हैं। आपूर्ति पक्ष में कोई भी बदलाव जो कोविड के वर्षों में हुआ था, या अब ईरान युद्ध की वजह से गैस और अन्य लागतों में भारी बढ़ोतरी हो रही है, इन छोटे नियोक्ताओं को बहुत अधिक प्रभावित कर सकता है। इसलिए इन नियोक्ताओं के लिए नियमों का पालन करना प्राथमिकता नहीं रह जाता। प्रोफेसर देशपांडे का कहना है कि हमें ये देखना चाहिए कि ऐसे छोटे नियोक्ताओं को क्या मिलना करना चाहिए और वे उसे क्या दे सकते हैं। साथ ही ये भी कि श्रम संहिताएं क्या कहती हैं और वे उसे देने में असमर्थ क्यों हैं। तनाव के समय में ऐसे मुद्दों को हल करने का एक तरीका श्रमिकों के लिए किसी न किसी रूप में सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराना है। जब हमने उनसे पूछा कि क्या स्कैंडिनेवियाई मॉडल भारत के लिए एक अच्छा मानक है, तो प्रोफेसर देशपांडे ने कहा कि वह मॉडल दुनिया में सबसे बेहतर है और भारत के लिए अभी दूर की कौड़ी है।
लेकिन भारत उन अन्य एशियाई अर्थव्यवस्थाओं को देख सकता है जिन्होंने अपने श्रमिकों के लिए अच्छा काम किया है। सामाजिक सुरक्षा संहिता, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए जीवन और विकलांगता कवर, दुर्घटना, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था सुरक्षा आदि मामलों पर उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा उपायों को तैयार करने का प्रावधान करती है। ये संहिता कल्याणकारी योजनाओं के वित्त पोषण के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापित करने और एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन का भी प्रावधान करती है। हालांकि ध्यान देने की बात यह भी है कि ये महज अभी प्रावधान है और जिन्हें जल्द से जल्द हकीकत में बदलने की जरूरत है। अर्थशास्त्रियों ने सामाजिक सुरक्षा कोष का उपयोग करके सामाजिक सुरक्षा गारंटी का तर्क दिया है। ये उस क्रेडिट गारंटी योजना के समान है जिसे सरकार कोविड के वर्षों के दौरान लाई थी और अब ईरान युद्ध से उत्पन्न चुनौतियों को देखते हुए इस पर विचार कर रही है। क्रेडिट गारंटी योजना एमएसएमई उद्योग पर लागू होती थी, जिससे बैंकों से लिए गए ऋण के एक हिस्से की गारंटी सरकार देती थी। इसी तरह श्रमिकों के लिए, चाहे वे पूर्णकालिक हों, अनुबंध पर हों या गिग वर्कर्स, सामाजिक सुरक्षा का आश्वासन उन्हें औद्योगिक क्षेत्र के उतार चढ़ाव से बचाएगा। ये एक तरह का ऋण हो सकता है जिसे वे अच्छे दिन आने पर चुका सकें। महत्वपूर्ण रूप से यहां दो अन्य मुद्दे उठते हैं जो शासन की ओर इशारा करते हैं। पहला, महिला गिग वर्कर्स के विरोध का उदाहरण ले, जो बुनियादी सुविधाओं की कमी का हवाला देती हैं। किसी भी बड़े शहर में साफ, सुरक्षित शौचालयों तक पहुंच सभी का अधिकार है। खासकर महिलाओं के लिए ये एक बड़ी समस्या है। नागरिक बुनियादी ढांचा, सुलभ सार्वजनिक परिवहन और साफ शौचालय अनिवार्य हैं। एक महिला ड्राइवर के बारे में सोचिए। उन्हें भी पुरुष ड्राइवरों की तरह ब्रेक की जरूरत होती है, लेकिन जहां पुरुष ड्राइवर कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं, गाड़ी पार्क कर सकते हैं और चाय पी सकते हैं, अक्सर महिला ड्राइवरों के लिए कोई निर्धारित सुरक्षित जगह ही नहीं होती है। विरोध के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया पद और एक टीम गठित की है जो नवनियुक्त पुलिस उपायुक्त उद्योग को रिपोर्ट करती है। लेकिन क्या ये वास्तव में केवल कानून व्यवस्था की समस्या है? जब तक हम इसे कानून व्यवस्था के मुद्दे के रूप में देखते रहेंगे, हम स्थिति को पूरी तरह से गलत समझेंगे। हालांकि इसमें कानून व्यवस्था का एक हिस्सा हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई इमारत में तोड़फोड़ कर रहा है, लेकिन ये तथ्य कि श्रमिक अपनी मजदूरी से असंतुष्ट हैं और उचित मजदूरी की मांग कर रहे हैं, कोई पुलिस का मामला नहीं है। इसे आर्थिक और श्रम नीति के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। अब आज कॉर्पोरेट इंडिया के सामने मौजूद श्रम समस्याओं के समाधान पर आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आपके विचार जानकर खुशी होगी। लेकिन रुकिए, अभी जाइएगा क्या? आप जानते हैं, श्रम का विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर, मनुष्यों के शुरुआती दिनों से ही स्पष्ट रहा है। लगभग 11,000 से 12,000 साल पहले जब कृषि हकीकत बनी, तब श्रम की एक अधिक औपचारिक प्रणाली अस्तित्व में आई। क्विज प्रश्न: लडाइट, जिसकी स्पेलिंग LUDDITE है, कौन या क्या है? पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर: 1993 में उत्तरी कैरोलिना, अमेरिका की एक अदालत ने परिसीमन के संदर्भ में एक जिले की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने के सरकार के फैसले को खारिज कर दिया था। क्यों? उत्तर: 1993 का शॉ बनाम रेनो मामला है, जो उत्तरी कैरोलिना के 12वें जिले से संबंधित था। इस दावे की विचित्रता ये थी कि इस जिले का वर्णन प्रसिद्ध रूप से इस तरह किया गया था जैसे कि ये कार की विंडशील्ड पर कुचला हुआ कोई कीड़ा हो। ये 160 मील से अधिक तक एक राजमार्ग के रास्ते पर चलता था, जो अनिवार्य रूप से एक पतली, लंबी रिबन जैसा बन गया था, जो विशिष्ट मतदाता समूहों को एकजुट करने के स्पष्ट प्रयास में असंबद्ध शहरी केंद्रों के बीच कूद रहा था। अदालत ने माना कि पुनर्गठन का ये कानून प्रत्यक्ष रूप से इतना अजीब था कि इसे नस्ल के अलावा किसी अन्य आधार पर समझाना असंभव था। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपका समय शुभ हो।